ओम श्री गणपति नमः। श्री गणेश की वंदना कर इनके स्वामी मंगल देव श्री राम भक्त हनुमान और उनके स्वामी श्री राम की आराधना कर इष्ट देव का ध्यान कर गुरुजनों को नमन कर अभिनंदन करते हैं आपका वरुण स्टो द्वारा प्रस्तुत आज के दैनिक पंचांग में। यह नित्य की भांति 5 भागों में हुआ करता है और इसके पहले भाग का लघु रूप आपके सुझाव के रूप अनुरूप अलग से प्रस्तुत किया जाता है। दैनिक पंच इसमें डेटा जो भी प्रयुक्त हुए हैं दैनिक पंचांग में त्रिक पंचांग से लिए गए हैं और छवि गूगल से ली गई है। यह प्रस्तुति आप तक यूट्यूब के माध्यम से हम पहुंचा पाने में समर्थ हो रहे हैं। तो चलिए गुरुजनों को नमन करते हैं क्योंकि उनके आशीष से ही हमने जो विभिन्न ऑकल्ट साइंस के विभिन्न विषयों पर शिक्षा ग्रहण की है, पीएचडी मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में भी किया है और गुरुजनों के मार्गदर्शन में शुभेच्छुओं के शुभकामना से हम अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष संगठन अमेरिका के द्वारा आजीवन सदस्यता भी मिली है। हमारा ऑफिस हिदोईपुरी पटना में स्थित है। यह सॉफ्ट और रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंतर्गत सॉफ्ट एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, जीएसटी कंप्लायंट है और आईएसओ सर्टिफाइड है क्यूआर द्वारा। तो चलते हैं गुरुजनों को नमन करते हुए पंचांग की तरफ। पंचांग हमारी बोलचाल की भाषा में शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त जाने का माध्यम है, बल्कि जबकि ऐसा नहीं है। पंचांग व्यक्ति के निर्णय क्षमता को सुदृढ़ करता है, प्रकृति और ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ संतुलन स्थापित करने में सहायक होता है, जिसके फलस्वरूप हम सबके जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार होता है। अतः पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को अधिक सफल और समृद्ध बना सकते हैं। चलिए पंचांग की जीवन में अहम भूमिका को देखते हुए पंचांग का अनुसरण करके हम अपने जीवन में शांति और समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित करते हुए जीवन को सफल और समृद्ध बनाए। साथ ही साथ साझा करें इसे मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि वे भी पंचांग का अनुसरण करके अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सकारात्मकता का संचार सुनिश्चित कर अपने जीवन को सफल और समृद्ध बनाए और उनके इस प्रयास में हम एक माध्यम बनकर पुण्य के भागी। तो चलिए पंचांग की तरफ चलते हैं। इसके पूर्व की पंचांग के हम पहले भाग में चले। पंचांग की में 5 भाग में जो 5 प्रस्तुति भाग में प्रस्तुत है, उसमें किस किन सूची क्या है वह आपसे हम अवगत कराते हैं। तो पंचांग के पहले तो ये 5 भागों में है दैनिक पंचांग और इसके पहले भाग में पंचांग मुहूर्त और ग्रहों के गोचर से संबंधित चर्चा है। इसी का पंचांग और मुहूर्त को लेकर हमने लघु रूप इसका लघु पंचांग प्रस्तुत करते रहे अलग से। दूसरा भाग तारा बलम यानी जन्म नक्षत्र के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना है। यह कुंडली में जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं और आज चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं, दोनों का ताल मिलकर निकाला जाता है। यह नवतारा चक्र पद्धति पर आधारित है। नवतारा चक्र पद्धति जीवन के लिए है, आजीवन के लिए है, किंतु तारा बलम जो निकला है जो चंद्रमा के गोचर से संबंध है, केवल आज का है। तीसरा भाग जन्म राशि के अनुसार आज कैसा दिन है, यानी चंद्रमा जिस राशि में है आपके जन्म कुंडली में और आज जिस राशि में भ्रमण कर रहे हैं उसके अनुसार कैसा दिन रहने की संभावना विभिन्न राशि वालों की। यह चंद्र राशि के अनुसार ही देगी, लगन से या सूर्य राशि से नहीं। चौथा भाग चौघड़िया मुहूर्त से संबंधित है, जो दैनिक कार्यों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पांचवा भाग अंक ज्योतिष से संबंधित है, जो आज के दिन कैसा रहेगा
अंक ज्योतिष के अनुसार आज की तिथि का मूलांक और भाग्यांक निकालकर हम इसकी चर्चा करें। तो चलिए पंचांग के पहले भाग में आपको ले चलते। स्वागत है आपका पहले भाग। दिनांक 22 जुलाई 2025, पास श्रवण पक्ष कृष्ण, टाका संवत 1947 विश्व शुभ, विक्रम संवत 2082 कलायुक्त, कलयुग का 5000। सूर्योदय 5:11 पर, सूर्यास्त 6:40। सनराइज एट 5:11 AM, सनसेट एट 6:40। दिशा सुलास का उत्तर है, फिर भी इस दिशा में यात्रा करने को बाध्यता हुई तो गुड़ का सेवन कर यात्रा को। पंचांग के पांचों अंक। वार मंगलवार। तिथि प्रातः 7:05 तक द्वादशी भद्रा की तिथि में आता है। और आज तिथि 3 भागों यानी 3 तिथियां आज है। प्रातः 7:05 तक द्वादशी जो भद्रा तिथि के अंतर्गत आता है। कल भोर में 4:39 तक त्रयोदशी जो जया तिथि के अंतर्गत आता है। तत्पश्चात चतुर्दशी। तो आज की 3 तिथियां हैं। प्रातः 7:05 तक द्वादशी, कल भोर में 4:39 तक त्रयोदशी और तत्पश्चात चतुर्दशी। नक्षत्र रात्रि के 7:24 तक वृश्चिका, उसके बाद आद्रा। योग अपराह्न 3:32 तक ध्रुव, उसके बाद व्याघात। और करण भी 4 भाग में है आज, 3 भाग की बजाय। प्रातः 7:05 तक पैतिल, उसके बाद संध्या 5:51 तक गर्भ, और देर रात्रि 1:54 तक बनीश, और तत्पश्चात तो करण 4 भागों। तो इस प्रकार ये रहे हमारे पंचांग के पांचों अंक। महत्वपूर्ण मुहूर्त में जाने के पूर्व भोलेनाथ का वास देखते हैं। तो भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। आज की तिथि 3 तिथियां हैं आज, द्वादशी, त्रयोदशी और चतुर्दशी। तो जब तक द्वादशी है तब तक वृषारूढ़ अभिषेक के लिए सुबह। उसके बाद त्रयोदशी जो भोजन पर है शिव, वह सुबह। तत्पश्चात चतुर्दशी है। जय भोलेनाथ। शुभ और अशुभ मुहूर्त में, महत्वपूर्ण मुहूर्त के शुभ मुहूर्त में देखें। अभिजीत मुहूर्त इनके 11:29 से 12:23 अपराह्न तक। अमृतकाल दिन के 11:24 से 12:45 तक। द्विपुष्कर योग प्रातः 5:11 यानी सूर्योदय से 7:05 प्रातः तक। विजय मुहूर्त अपराह्न 2:11 से 3:05 अपराह्न तक। गोधूली विला संध्या 6:40 से 7:01 संध्या तक। और निशिता मुहूर्त देर रात्रि 11:35 से मध्य रात्रि 0:17। रात्रि में किए जाने वाले पूजा पाठ, जब तक साधना तंत्र मंत्र आदि के लिए निशिता मुहूर्त श्रेष्ठ होता है। राहु काल अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी अशुभ काल राहु काल अपराह्न 3:18 से 4:59। गुलिक काल दिन के 11:56 से 1:37 तक। यमगंड प्रातः 8:34 से 10:15 तक। वर्ज मुहूर्त देर रात्रि 3:17 से 4:47 तक। भद्रा कल भोर में 4:39 से सूर्योदय तक यानी 5:12 तक उसके पश्चात। आज का भद्रावास स्वर्ग में है क्योंकि सूर्य। अशुभ मुहूर्त में सबसे प्रभावी राहु काल हुआ करते हैं, और इसलिए राहु काल से संबंधित साप्ताहिक कैलेंडर हमने आपके उपयोग के लिए YouTube पर रखा है, आप उसे जरूर देखें। यह आपके लिए उपयोगी विशेषकर अग्रिम कार्यक्रम योजना बनाने में है,
ताकि आप जो भी कार्यक्रम बनाएं, जो भी कार्य आप आरंभ करें, यह सुनिश्चित कर लें कि वह कार्य राहु काल के अंतर्गत नहीं आता। तो आपके लिए काफी उपयोगी है, ताकि आपके कार्यों का जो फल है वो श्रेष्ठ है, उसमें अशुभता का नामो निशान हो। यही वजह है कि मैंने राहु काल का साप्ताहिक कैलेंडर आपके उपयोग के लिए रखा है यूट्यूब। चलते हैं ग्रहों के आकाशीय स्थिति पर, जो स्थानीय समय पटना के 5 बजे प्रातः का है। चंद्रदेव आज राशि भ्रमण करने वाले हैं, और ये वृषभ उच्च राशि से निकलकर बुध के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध देव बकरी और अस्त दोनों स्थिति में है, और अपने नक्षत्र में भी। वहीं शुक्रदेव अपनी राशि में है और मंगल के नक्षत्र। शनिदेव बकरी भी हो चुके हैं और अपने ही नक्षत्र। इस प्रकार राशि के अनुसार मित्र राशि में 3 ग्रह हैं, शत्रु राशि में 2 ग्रह हैं, सम राशि में 3 ग्रह हैं, और अपनी ही राशि में शुक्रदेव एक ग्रह। किसी भी ग्रह का राशि परिवर्तन नहीं है। बुध देव कर्क राशि में है। जब चंद्रदेव मिथुन राशि में आएंगे कल, तो उनका राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि चंद्रदेव बुध की राशि में और बुध देव चंद्र की राशि। तो शुक्र सूर्य और चंद्र, ये 3 ग्रह ऐसे हैं जिनके राशियों में दो दो ग्रह हैं, और मंगल देव एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी राशि में कोई भी ग्रह नहीं है, और शेष ग्रहों की राशियों में एक एक ग्रह। नक्षत्रों के अनुसार यदि ग्रह को देखा जाए, तो मित्र नक्षत्र में 2 ग्रह, शत्रु नक्षत्र में 1 ग्रह, सम नक्षत्र में 4 ग्रह, और अपने ही नक्षत्र में 2 ग्रह। और वे ग्रह हैं शनिदेव और बुध देव। बृहस्पति और राहु दो ऐसे ग्रह हैं जो आपस में नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं, बृहस्पति राहु के नक्षत्र में और राहु देव बृहस्पति के नक्षत्र। केतु सूर्य और चंद्र तीन ऐसे केतु देव, सूर्य देव और चंद्र देव 3 ऐसे ग्रह हैं जिनके नक्षत्र में कोई ग्रह नहीं है, ये स्वतंत्र ग्रह। तो केतु सूर्य चंद्र को छोड़कर शुक्रदेव के, मंगल देव, शनि देव के नक्षत्र में दो दो ग्रह हैं, और शेष ग्रहों के नक्षत्र में एक एक ग्रह। इस प्रकार ग्रहों के गोचर की स्थिति हमने देखी, और साप्ताहिक कैलेंडर यदि ग्रहों का गोचर को देखा जाए, तो शुक्रदेव 26 तारीख को गोचर करेंगे जब वे राशि परिवर्तन करेंगे। मंगल देव 28 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे जब वे बुध की राशि में। शुक्रदेव बुध की राशि में आएंगे, और मंगल देव भी बुध की राशि में आएंगे। बुध देव खुद अस्त और वक्री दोनों। तो चलिए, ये रहे हमारे पहले भाग की प्रस्तुति। दूसरे भाग में अब आपको ले चलते हैं कि चंद्रमा जिस नक्षत्र में आपके जन्म कुंडली में है और आज गोचर कर रहे हैं, तारा बलम के अनुसार कैसा फल होने की संभावना है, इसे हम तारा बलम कहते हैं। ऊपर के सबसे कॉलम में, जो ऊपर का रो है, उसको कॉलमबद्ध किया गया है नक्षत्र के अनुसार। चंद्रमा जिस नक्षत्र में होते हैं आप उसको पकड़ें, और बाएं तारा बलम के नीचे जो नक्षत्र की सूची है, वह आपके जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उसे पकड़ें। दोनों का मिलान जहां होता है वह आपके फल का है। आज वो वैसा ही फल है। इस पर जब तक हम नौ तारा चक्र नहीं समझेंगे, तब तक हम इसके बारे में नहीं समझ सकते। तो सबसे पहले आपको नौ तारा चक्र पद्धति पर बताते हैं, जिसके आधार पर तारा बलम
कार्य करता है। ताराबलम आज के से संदर्भ है, केवल आज के लिए है, जबकि नौ तारा चक्र पद्धति पूरे जीवन काल के लिए है। इस दशा महादशा का फल कैसा होगा, यह हम नव तारा चक्र पद्धति से देख, और यदि हमें पहले से पता चल जाए कि यह अवधि हमारे लिए चैलेंजिंग है, यह अवधि हमारे लिए बहुत ही शुभकारी है, तो हम ऐसी स्थिति में शुभ कार्यों का निष्पादन उस अवधि में कर सकते हैं और इच्छित फल प्राप्त कर सकते हैं। वहीं जहां चुनौती भरा समय आने वाला है, उसके लिए अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करते हैं, जिससे परेशानियां कम होती है और वो चुनौती भी हंसते खेलते समय के निकलते हुए हम उसको पार कर, बीमारियां कम हो जाती, क्योंकि तनाव नहीं होता, हम अचानक हमें कुछ नहीं लगता। ग्रह की स्थिति कुंडली में कुछ भी हो सकता है कि बहुत मजबूत स्थिति में हो, भाग्य भाव के स्वामी हो, लग्नेश हो, धनेश हो, किंतु नौ तारा चक्र पद्धति के अनुसार वे हानिकारक हैं, फिर इन्हीं की चलेगी, क्योंकि ग्रहों के मन नक्षत्र ही हुआ करते हैं, ग्रह अपना फल नहीं देते, नक्षत्र ही फल देते हैं। इस तरह से हम कुंडली का भी की स्थिति को जान सकते हैं। जीवन में हम बहुत से लोगों से मिलना होता है, जुलना होता है, कुछ से साधारण संबंध होते हैं, कुछ से कार्य संबंध होते हैं। कौन से संबंध ऐसे होंगे जो कि बहुत ही अच्छे होंगे, कौन से संबंध ऐसे होंगे जो हमारे लिए लाभकारी होंगे, कौन से ऐसे संबंध होंगे जो उनके लिए लाभकारी हम होंगे, और कौन से ऐसे संबंध हैं जो अलाभकारी होंगे, यह हम नौ तारा चक्र पद्धति से देख सकते हैं। तो नौ तारा चक्र पद्धति पर से हम ये सारी बातों से जान सकते हैं कि कौन हमारे लिए कितना कारगर है, कितना फायदेमंद है, या हम किसके लिए फायदेमंद। तो नौ तारा चक्र पद्धति होता क्या है, इस पर थोड़ा सा विचार करते हैं। तो हमने आपको कहा था कभी कि ग्रहों के मन नक्षत्र होते हैं, इसलिए नक्षत्र को 27 कुल नक्षत्र हुआ करते हैं और ग्रह 9 ही है। तो आखिर ग्रह किस नक्षत्र का फल देंगे, इसको निर्धारित करने के लिए 27 नक्षत्रों को 3 श्रेणियों में रखा गया। पहला से 9वां नक्षत्र तक एक श्रेणी में, 10वां से 18वां तक दूसरे श्रेणी में, और 19वां से 27वां तक तीसरी। और ग्रहों को महादशा के क्रम में रखा, यानी केतु देव पहला ग्रह, शुक्र देव दूसरा ग्रह, सूर्य देव तीसरा ग्रह, चंद्र देव चौथा, मंगल देव पांचवा, राहु देव छठा, बृहस्पति देव सातवां, शनि देव आठवां, बुध देव नौवां। ये महादशा के क्रम के अनुसार ही ग्रहों की सूचीबद्ध की गई, क्रम संख्या बनाई गई। अब फलित कैसे करते हैं, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले ग्रहों नक्षत्रों को जोड़ते हैं। नक्षत्र को जोड़ने के लिए जो पहला ग्रह है केतु देव, इनको मिला हर श्रेणी में से पहला नक्षत्र, यानी पहले श्रेणी में से पहला नक्षत्र पहला हुआ, दूसरे श्रेणी में से 10वां, और तीसरे श्रेणी में से 19वां नक्षत्र। ये तीनों के स्वामी केतु देव को दिया गया, और इसी क्रम में जाते हुए 9वां, 18वां और 27वां नक्षत्र का स्वामित्व बुध देव को दिया गया। यह सारणी बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप नोट करेंगे, आपके लिए फायदेमंद। फलित कैसे करते हैं यह महत्वपूर्ण है, इस चार्ट को जरूर रखें अपने पास, और तब देखते हैं फलित कैसे करते हैं। यहीं पर सारा सार है नौ तारा चक्र पद्धति, और यहीं से हम दशा महादशा का फल, ग्रहों की कुंडली पे कौन से ग्रह अच्छे हैं बुरे, कौन व्यक्ति हमारे लाभकारी या लाभकारी हैं, और तारा बल कैसे चंद्रमा का काम करता है, यह हम देखें। तो जिस जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, देखिए यहां पर हमने सूची रखा है, पहला केतु देव के, शुक्र देव सभी का की नक्षत्र की अलग अलग संख्या है।
और केतु देव से शुरू होता है। लेकिन जन्म पत्रिका में ऐसा हो सकता है कि चंद्रमा ऐसे नक्षत्र में हो जो पहला नहीं हो, पहला, 10वां, 19वां नहीं हो। तो वैसी स्थिति में जहां पे जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र होते हैं, उनके हम स्वामी को पकड़ते हैं। और वे स्वामी कोई भी ग्रह हो सकते हैं, केतु देव से बुध देव तक भी हो सकते हैं। यानी बुध देव से यदि है, बुध देव है, तो हमारी गणना बुध देव से शुरू होती है। बुध, उसके बाद केतु, शुक्र आदि चलते हैं। यदि मंगल से है तो मंगल, राहु, बृहस्पति, शनि, बुध, इस तरह से क्रम संख्या में चलते हैं। अब जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में है, उनके नक्षत्र स्वामी जो बनते हैं ग्रह, वे मिश्रित फल देते हैं। और ये मिश्रित फल शुभ और अशुभ दोनों हो सकते हैं। हम अशुभ को ज्यादा लेकर चलते हैं। वहां से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां और नौवां ग्रह जो होते हैं, वे शुभ फलदायी होते हैं, अति शुभ फलदायी। दूसरा संपत्ति, तीसरा क्षेम, चौथा क्षेम, छठा साधक, आठवां मित्र, नौवां अति मित्र। और वहीं जनपद, जो जन्म ग्रह हुआ हमारा, जनपद रेखा में चंद्रमा जिस नक्षत्र में हुए, उनके स्वामी से जो पहले ग्रह हुए, वहां से तीसरा, पांचवां, सातवां जो ग्रह होते हैं, उन्हें हम बताते हैं तीसरा, पांचवां, सातवां जो ग्रह हुए जन्म ग्रह से, पहले ग्रह से, वे अशुभकारी होते हैं, अत्यंत अशुभकारी होते हैं, बाधादायक होते हैं, खतरनाक होते हैं, अति पीड़ादायक। और ये पीड़ा की जो मात्रा है, जैसे जैसे उनकी क्रम संख्या बढ़ती है, वैसे वैसे बढ़ता है। यानी पहले में कम, तीसरा में उससे ज्यादा, पांचवा में उससे ज्यादा, और सातवां में असह्य पीड़ा। ऐसा भी कहा जाता है कि निधन भी इसी नक्षत्र में हुआ था। तो ये रहे हमारे, कैसे आप निकालेंगे। अब आप आराम से कौन ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, कौन ग्रह खराब है, तो किस दशा महादशा के फल कैसे होंगे, ये आप जान सकते हैं। जन्म कुंडली में आपका कैसा ग्रह फल दे रहा है, यह भी आप जान सकते हैं। क्योंकि ग्रह में, अगर जन्म कुंडली में जो ग्रह भाग्य भाव के स्वामी बैठे हुए हैं, अगर वो नैधन की स्थिति में है, तो शुभ फल कहाँ से देंगे। यदि वह शुभ स्थिति में है, फिर हम उनसे कामना कैसे करें शुभ का, नहीं कर सकते। उसी तरह से हम रिश्ते नाते भी दें। तो चलिए, अब नौ तारा चक्र पद्धति पर हमने संक्षिप्त यहाँ पर आपके सामने प्रस्तुति रखी। विस्तार से प्रस्तुति अलग से यूट्यूब पर हमारा पोस्ट है, आप जरूर देखें। ज्ञानवर्धक होगा, रोचक होगा और उपयोगी होगा। उस प्रस्तुति में हमने भगवान राम, माँ सीता और पवन पुत्र हनुमान की कुंडली भी रखी है। क्योंकि उनका संबंध, सभी आपस का जो संबंध है, ये पूरे संसार को मालूम। और हम नौ तारा चक्र पद्धति से निकालते हैं उनका संबंध कैसा था। इससे यह साबित होता है नौ तारा चक्र पद्धति कितना सटीक। तो चलिए, नौ तारा चक्र पद्धति पर जरूर देखिएगा। आपके सुझाव पर ही नौ तारा चक्र पद्धति पर हमने अलग से एक और वीडियो डाला, जो प्रैक्टिकल वीडियो है कि कैसे हम गणना करें। तो अब चलिए चलते हैं आपको आज के तारा बलम में, चंद्रमा किस गोचर कहाँ कर रहा है। तो चंद्रमा आज 7:34 सुबह संध्या तक वे गोचर कर रहे हैं मृगशिरा राशि, मृगशिरा नक्षत्र।
रात्रि के 7:24 तक वे मृगशिरा नक्षत्र में है। उसके बाद वे आद्रा नक्षत्र में प्रवेश करते हैं। तो मृगशिरा नक्षत्र में जब है तो उनके स्वामी मंगल देव हुए, और आद्रा में जैसे प्रवेश किए तो उनके स्वामी रामदेव। और यदि हम देखते हैं कि किसी जातक का जन्म भरनी, पूर्व फाल्गुनी या पूर्व आषाढ़ नक्षत्र में हुआ है, तो पहला भाग में जब तक मृगशिरा नक्षत्र में है वह क्षेम है, शुभ है। उसके बाद प्रत्यय। इसी प्रकार हम दूसरे भाग में यदि देखें, कोई और दूसरा उदाहरण लेकर, पुनर्वसु नक्षत्र में यदि हैं तो पहला भाग मित्र है, दूसरा भाग अति मित्र, और इस तरह से हम फलित को देखते हैं। अब यहाँ पर सब आपके पास एक दुविधा खड़ी होगी कि आज यदि प्रत्यय है हमारा, या विपत है, या जन्म तारा में नक्षत्र पढ़ रहे हैं, या नैधन्य में पढ़ रहे हैं, और हमें आवश्यक काम करने हैं, तो कैसे? तो मेरा पहला और उत्तम सलाह यही होगा, जो आत्मा से निकली हुई सलाह है, कि रिस्क न लें, काम होता है। फिर भी यदि बहुत जरूरी हो तो यह जो संकलन हमने किया है उपाय का, यह प्रमाणित नहीं है। रिस्क ले सकते हैं लेकिन सत्यापित नहीं। जन्म तारा में गिरिया का आपका ये आज का दिन पड़ता है तो पीला कद्दू पत्ते वाली सब्जी का दान, विपत में हो तो गुड़ का दान, प्रत्यय में हो तो नमक का दान, और नैधन्य हो तो फिर मुहूर्त को त्याज, यानी बिल्कुल ही नहीं करना। और उससे भी ज्यादा मजबूरी हुई तो तिल सहित स्वर्ण का दान। लेकिन पुनः बता दें, यह उपाय हमने संकलित किया है, प्रमाणित हम नहीं करते, इसलिए रिस्क नहीं लें। यदि ऐसी स्थिति बनती है तो मुहूर्त को त्यागें, टालें। चलिए, तो ये हमारे आज की प्रस्तुति हुई। ये रहा जन्म पत्रिका में चंद्रमा जिस नक्षत्र में उसके अनुसार तारा बलम से हम कहते हैं, तो 9 तारा चक्र पद्धति पर आधारित है। आपका अब आपको ले चलते हैं चंद्रमा जिस राशि में है उसके अनुसार आज कैसा। चंद्रमा प्रातः 8:15 तक रात के बाद राशि परिवर्तन करेंगे, जब वे वृषभ राशि से मिथुन राशि में जाए। इसे तारा बलम कहता है, चंद्र बलम कहते हैं इसे। और चंद्र बलम राशि के अनुसार फल देता है। चंद्रमा जिस राशि में हो उसी के अनुसार आप देखें, लग्न के अनुसार नहीं देखें। तो जब तक चंद्रमा 8:15 तक, जब तक चंद्रमा वृषभ राशि में है, उच्च के हैं, तब तक वृषभ राशि वालों जातक के लिए, कर्क, सिंह, वृश्चिक, धनु और मीन राशि के जातकों के लिए उत्तमता के संकेत। तत्पश्चात जब वे मिथुन राशि में जाते हैं तो मेष, मिथुन, सिंह, कन्या, धनु और मकर जाति राशि, मकर राशि के जातकों के लिए शुभता के संकेत हैं। शेष राशि के जातकों के लिए सावधान रहें। क्योंकि अशुभता के संकेत मिल रहे हैं, इष्ट देव का ध्यान धरें और वाहन आदि चलाने में सावधान। पुनः बता दें, ये आप अपनी चंद्रमा की राशि के अनुसार देखें, न कि लग्न राशि के अनुसार, क्योंकि आपकी राशि जो हुआ करती है चंद्रमा की राशि के अनुसार। चंद्रमा किस भाव में बैठे हैं उसी से आपका की राशि निकल। तो चलिए अगले भाग में ले चलते हैं, चौथे भाग, चौघड़िया मुहूर्त पर। चौघड़िया मुहूर्त एक प्रकार का मुहूर्त होता है जो शुभ और अशुभ काल दर्शाता है। कौन से शुभ काम किस समय करना चाहिए, किसी भी शुभ काम को करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चाहे वह कार्य पूजा पाठ से संबंधित हो,
या हम प्रथम बार कोई काम करने जा रहे हो, तब वो है। इसलिए इसे चौघड़िया कहा जाता है। यह बहुत ही उपयोगी है, और इसकी उपयोगिता को ही देखते हुए हमने चौघड़िया की उपयोगिता हिंदी में और अंग्रेजी में यूटिलिटी ऑफ चौघड़िया यूट्यूब पर पोस्ट किया है। आप उसे संदर्भित करें, उसको देखें, और उसमें विस्तार से है, फिर उससे लाभान्वित। यह बहुत ही उपयोगी है और दैनिक कार्यों के लिए काफी उपयोगी। संक्षेप में बताते हैं कि कुल 8 चौघड़िया दिन के होते हैं, 8 चौघड़िया रात के होते हैं, और चूंकि साप्ताहिक दिन 7 ही के होते हैं, इसलिए 7 चौघड़िया का नामकरण हुआ। 8वां चौघड़िया जो आदि का चौघड़िया हुआ करता है, वही अंत का चौघड़िया होता है। और ये 7 चौघड़िया से चूंकि 7 दिनों से संबंध हुए, इसलिए 7 दिन, जो दिन का आज होता है, वही चौघड़िया से आरंभ होता है, और दिन उसी चौघड़िया से समाप्त होते हैं। यानी आज यदि मंगलवार है, तो मंगल के चौघड़िया से दिन आरंभ होगा, और मंगल के चौघड़िया से दिन समाप्त। तो चौघड़िया का साप्ताहिक दिनों से संबंध है, और साप्ताहिक दिन का स्वामी कोई न कोई ग्रह हो। इसलिए हर चौघड़िया के अलग अलग ग्रह हुए, और हर ग्रह को विशेष कार्य करने के लिए अधिकृत किया गया है, वे उपयुक्त हो। इसलिए हर चौघड़िया कोई विशेष कार्य करने के लिए उपयोगी है, या उपयुक्त, उसको उपयोग में किया जाता है, उपयुक्त है। तो इस प्रकार चौघड़िया को हम देखते हैं और उसका उपयोग करते हैं। किंतु दिन का चौघड़िया जो होता है, उसमें वारवेला, कालवेला और राहु काल से कोई चौघड़िया प्राप्त हो सकता है शुभता से, और रात्रि का काल रात्रि से। तो ऐसी स्थिति में जब चौघड़िया कोई अशुभता से अधिव्याप्त हो, तो उसका त्याग करना चाहिए, उसका परिहार कुछ भी नहीं। अभी तक तो नहीं है। तो ये रहा, आप जरूर करें, क्योंकि चौघड़िया में अशुभता वाली स्थिति को त्याग करना जरूरी है, ताकि हम सुनिश्चित कर सकें कि हम जो भी चौघड़िया का उपयोग कर रहे हैं, वह हमारे लिए शुभ है। आज का चौघड़िया देखें। आज का दिन का चौघड़िया मंगलवार है, रोग का से शुरू हो रहा है, रोग से समाप्त। रात्रि का चौघड़िया काल से आरंभ है, काल से समाप्त। और उद्वेग चौघड़िया वारवेला से ग्रसित है, काल चौघड़िया काल से वेला से ग्रसित है, और शुभ चौघड़िया राहु काल से ग्रसित है। इस प्रकार दिन रात्रि के लाल चौघड़िया काल रात्रि से ग्रसित। तो इस प्रकार 4 चौघड़िया आज अशुभता से अधिव्याप्त है, इनको त्याग करना, ताकि हमारे कार्यों में शुभता। तो ये रहे हमारे चौघड़िया पर लघु प्रस्तुति। हम आपको अब ले चलते हैं आपके अंक ज्योतिष के अनुसार आज कैसा दिन रहने की संभावना। थोड़ा परिचय अंक ज्योतिष पर। अंक ज्योतिष अंकों की दुनिया में काम करता है, और एकल अंक पर काम करता है। जब भी एक से ज्यादा अंक वाले अंक समूह वाले अंक मिले, तो उनको जोड़कर एकल अंक में परिवर्तित किया जाता है, और सही मायने में किया जाता है, और फिर उसको उसका आकलन किया जाता है। जन्म पत्रिका में जो स्टैटिक डेटा होते हैं, स्टैटिक नंबर होते हैं, स्टैटिक अंक होते हैं जो स्थिर होते हैं, और कुछ अस्थिर होते हैं। जैसे हमारा जन्म तिथि, और जन्म तिथि से निकलने वाले सभी सूत्र, उनके अंक, जैसे जन्म तिथि में जन्म, माह और वर्ष, ये स्थिर होते हैं। उसके बाद जन्म तिथि से हम मूलांक निकालते हैं, वह स्थिर होता है। भाग्यांक निकालते हैं, वह स्थिर होता है। और जो एंजल नंबर निकालते हैं, वह स्थिर। और जन्म के बाद नाम हमें पड़ता है, वहां से शुरू होते हैं हमारी दूसरी जर्नी, जो डायनेमिक, क्योंकि यह हमारे द्वारा प्रदत्त किया हुआ है। और पीछे का जो हमने देखा जन्म पत्रिका में चल रहे, हमारा जन्म तिथि, माह, वर्ष, मूलांक, भाग्यांक और एंजल नंबर, ये सभी ईश्वर द्वारा प्रदत्त, इसलिए स्टैटिक।
स्थिर होता है। ये 1 से 9 अंक तो में शून्य को का उपयोग नहीं किया जाता, क्योंकि शून्य अनिश्चितता को दर्शाता है। और 5वां अंक जो होता है वो मध्यम अंक होता है, जो कि बैलेंस करता है सभी अंकों। और ये 1 से 9 तक का अंक जो है वे उसके शासक ग्रह होते हैं और उन्हें विभिन्न नामों से जाना जाता है। एक अंक के नंबर 1 के शासक ग्रह सूर्य, 2 के चंद्र, 3 के बृहस्पति, चौथा के राहु, 5वां का बुध, छठा का शुक्र, 7वां का केतु, 8वां का शनि और 9वां का मंगल होता है। 1 को राजा या सरकार से भी जाना जाता है, 2 को रानी, 3 को गुरु, चौथा को शरारती तत्व, 5वां को राजकुमार, छठा को मंत्री, 7वां को धर्मगुरु, 8वां दिनस या न्यायपालिका, 9वां सेनापति या डॉक्टर पुलिस। तो ये सभी अंकों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। और इन नामों से यदि हम अंकों को तालमेल करें तो कौन एक दूसरे के फ्रेंड हैं, मित्र हैं, कौन अति मित्र हैं, कौन शत्रु हैं, हम इसमें से आकलन कर सकते हैं अपने IQ। और अंक जो हमने कहा था, स्टैटिक डेटा के बाद डायनेमिक डेटा हमारा होता है, जो सबसे पहला नाम होता है। जब भी हमें ऐसे अक्षर शब्द मिल जाते हैं जिनमें अक्षरों का समूह होता है, या अक्षर शब्द ऐसे मिलते हैं जिसमें अक्षरों प्लस अंकों का समूह होता है, तो भी हम शब्द को, ये अक्षर को अंकों में परिवर्तित कर उनके अंक जो अक्षरीय मूल्य है उससे परिवर्तित कर अंक में परिवर्तित करते हैं, फिर सभी अंकों को जोड़ते हैं और पुनः फिर हम फलित निकालते हैं। उदाहरण स्वरूप हमने देवेंद्र का नाम लिया है, उनका जो जोड़ होता है नाम का 33 होता है, और इसका न्यूमेरिकल वैल्यू 6 होता है। इसी 6 अंक को हम लेकर चलते हैं, इसी तरह से मोबाइल अंक को जोड़ते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि यह जो 6 अंक है यह जातक के मूलांक और भाग्यांक का शत्रु तो नहीं है। यदि जातक का मूलांक और भाग्यांक का वो शत्रु होता है, या आरंभ अंक वो शत्रु का है, आरंभ अक्षर, फिर परेशानियां ज्यादा बढ़ती हैं जीवन में। तो नाम सही होना यह अत्यावश्यक है ज्योतिष में, क्योंकि नाम को हम आजीवन, हमारा नाम जो है ऊर्जा देता है, अत्यधिक यूज होता है। उसके बाद आज की दुनिया में मोबाइल अंक का है, गाड़ी है, वाहन है, घर है, आदि आदि। तो ये रहे हमारे अंक ज्योतिष पर छोटी सी प्रस्तुति। आज का दिन आपका कैसा है यह हम देखने के लिए चलते हैं। आज का दिनांक 22/7/2025 और मूलांक आज का 4, भाग्यांक 2। 4 और 2 का संबंध शत्रुता का है, इसलिए इसको अगर जिस जातक का भी 4 और 2 का संबंध होता है उसके नाम को सही करना अत्यावश्यक। आज के दिन को 2 अंक, आज का जो भाग्यांक है 2, उनका बाकी मूलांक वालों से कैसा संबंध है, चलिए उसे देखें। तो जिनका जन्म किसी भी माह के 1/10/1928 को हुआ है उनके लिए दिन आज अच्छे होने की संभावना है। जिनका 2/11/2029 को हुआ है, 2 मूलांक होता है, उनके भी दिन अच्छे होने की संभावना है, क्योंकि मित्र है 2, 2 और 2, 2 और 3 भी मित्र निकले, इसलिए इनका 3/12/21 किसी माह का जन्म जन्मे व्यक्ति के लिए दिन उत्तम होने की परेशानी आती है 4 वालों को। 4 इनका मूलांक है, 4/13/22/31 का जन्म तिथि है। इनके सावधानी इनको करना जरूरी है, क्योंकि दोनों में अति शत्रुता का है, और जो इन्हें स्ट्रगल दे सकता है, परेशानियां दे सकती है, डिप्रेशन का कारण भी बना सकता है। 5 मूलांक वाले 5/14/23 जिनका जन्म तिथि है, 5 और 2 का संबंध मित्रता का, इसलिए इनके लिए अच्छे दिन 6/15/24 जिनका जन्म तिथि है,
क्योंकि 5 मूलांक अर्थ मेटल है, 2 अंक भी अर्थ मेटल में आता है, इसलिए प्रॉपर्टी से संबंधित अर्थ रिलेटेड बिजनेस आज इनके लिए फायदेमंद है। 6-15-24 जिनका जन्मतिथि हो, 6 मूलांक है, दिन तटस्थ आपस में संबंध तटस्थता का है, इसलिए 2 स्टार होंगे, 70 से 80% सफलता का दर होगा। और 7, 8 और 9 मूलांक वाले सावधान। 7 मूलांक वाले 7, 16, 25 जिनका जन्मतिथि है किसी भी माह का, अति शत्रुता है आप में और चंद्रदेव में, आप सावधान रहें। पूर्वाभास आज आपको कुछ हो सकते हैं, उसके अनुसार आपका 8 मूलांक वाले 8, 17, 26 जिनका जन्मतिथि है, शनि देव इनके स्वामी हैं, ये आपस में शत्रु, अति शत्रु हैं और बहुत ज्यादा शत्रु है, आपस में कहिए बैटल है। शनि को रानी से कहता या रानी को शनि से, इसलिए दोनों में मित्रता अच्छी नहीं है, बल्कि दोनों के संबंध अति कटु हैं। यदि हम दो के संबंधों को, जो शत्रु हैं उनके श्रेणियों को क्रमबद्ध किया जाए, तो सबसे ज्यादा खतरनाक संबंध यहीं पर है। स्वास्थ्य की चिंता करें, ईश्वर आपको शुभ फल दे। 9, 18, 27 जिनका जन्मतिथि है, शनि देव मंगल देव के स्वामी हैं, दोनों आपस में शत्रु हैं और दो वैवाहिक जीवन को रिप्रेजेंट करते हैं। मंगल देव ऊर्जा को करते हैं, एग्रेशन को करते हैं, इसलिए आज बहस करने से, गुस्सा करने से मैरिज में प्रॉब्लम आ सकती है। पार्टनर से ठीक से बर्ताव करें। तो दो, इस तरह से दो जो भाग्यांक दो है, इसके बारे में आज चर्चा हुई, विभिन्न अंकों के मूलांक वालों से संबंध कैसे। तो ये रहे हमारी प्रस्तुति। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आप पहली बार हमारी प्रस्तुति को देख रहे हैं तो इसे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब के नोटिफिकेशन को बटन दबा दें, ताकि हमारी हर प्रस्तुति की सूचना आप तक मिल सके और आप उसे लाभान्वित। सभी नए पुराने सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वे अपनी प्रस्तुति को साझा करें अपने मित्रों, परिजनों और शुभेच्छुओं के संग, ताकि हर प्रस्तुति जो हमने रखी है यह इसका लाभ वे उठा सकें और हम आप उसमें माध्यम बने उन तक पहुंचाने में और पुण्य के भागी बने। अंत में फीडबैक आपका महत्वपूर्ण है प्रस्तुति को बेहतर बनाने। और इसके पहले कि हम जाएं, आपसे छोटा सा आग्रह, पोस्ट को लाइक कर हमारा मनोबल बढ़ाएं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। आज का दिन आपका शुभ हो, मंगल देव की कृपा पर बरसते रहे, श्री राम भक्त हनुमान तथा उनके स्वामी की कृपा बनी। जय श्री राम, जय हनुमान, जय मंगल।